हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का ये क्लास 1 है और इसमें दोस्तों हम बात करेंगे जीरो से हाई लेवल तक का। दोस्तों ठीक है, हाई लेवल तक का बात करेंगे। लेकिन आज का पहला क्लास है तो देखिए दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आता है कि नहीं। और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो है क्या द्रव्य या पदार्थ, ये क्या होते हैं दोस्तों। तो इसको देखते हैं हम लोग। वह प्रत्येक घटक जो दिखाई देते हैं, जो स्थान घेरते हैं, ठीक है, घेरते हैं, टाइपिंग मिस्टेक, जिनका भार होता है, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं, एक सजीव और दूसरा है निर्जीव। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सजीव को आप अपने ऊपर ही ले सकते हैं, जैसे आप हैं या कोई जानवर है, तो ये सजीव में आते हैं, लेकिन ये पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और निर्जीव क्या है, तो निर्जीव में आप देख लेंगे, आप जिस मेज पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, वो निर्जीव है। और लेकिन उसका भी एक मतलब वो भी पदार्थ में आएगा, द्रव्य में आएगा। ठीक है दोस्तों, द्रव्य में आएगा। अब द्रव्य होता क्या है, मतलब द्रव्य को पृथ्वी पर किन किन अवस्थाओं में उपस्थित है, द्रव्य की अवस्थाएं क्या क्या हैं पृथ्वी पर, उनको देखते हैं। तो जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, मतलब जैसे जो द्रव्य हैं, जैसे हम सजीव हो गए, निर्जीव हो गए, तो किन किन रूप में उपस्थित हैं पृथ्वी पर, वो उनकी अवस्थाएं क्या क्या हैं उनको देखेंगे। तो पहला है, इसमें ठोस हो जाएगा दोस्तों। द्रव्य ठोस में उपस्थित हैं, द्रव्य में उपस्थित हैं, गैस में उपस्थित हैं, प्लाज्मा में उपस्थित हैं और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, कंडेंसेट, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, और इससे पहले हम आगे बढ़ें, इसमें एक टॉपिक और आता है अंतराण्विक बल का। ठीक है दोस्तों, अंतराण्विक बल। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोस्तों आप 9th या 10th की किताब में जाएंगे तो ये अंतराण्विक बल के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। लेकिन क्योंकि आगे इसका ये मतलब आगे इसके बारे में है, तो उसको मतलब आगे जब आए आपके सामने तो आप इससे अचंभित ना हो, इसको देख के डरे ना, इसलिए इसको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि क्या है। तो दो या दो से अधिक अणु के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उनके अणु दोस्तों आपस में चिपके हैं। ठीक है, तो ये किस फोर्स से आपस में चिपके हैं, उनको अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, मतलब किस बल से वो आपस में चिपके हैं, उनको अंतराण्विक बल कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आगे जब भी अंतराण्विक बल आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ठोस क्या है, ठोस की डिफिनीशन देखते हैं। ठोस वह पदार्थ है जिनके अणु एकदम पास पास होते हैं। जैसे आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आपस में चिपके हैं, लेकिन उनके जो अणु हैं एकदम पास पास चिपके हैं। ठीक है, अर्थात उनके बीच अंतराण्विक बल बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब जैसे वो पास पास चिपके हैं तो उनके बीच जो अंतराण्विक बल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और इनका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, ये ठोस कहलाते हैं, मतलब उनका घनत्व भी अधिक होगा, वो ठोस कहलाएंगे। अब ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब जैसे आप ले लीजिए दोस्तों, आप अपनी कुर्सी को या मेज को, तो उनका वो ठोस हैं, वो उनका आकार निश्चित है, उनका एक आयतन निश्चित है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चलेंगे, द्रव क्या है। एकदम दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको फ़ायदा हो और उनको वीडियो भी पसंद है तो वो भी लाइक सब्सक्राइब करें। अभी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब करना है। ठीक है, द्रव्य क्या है दोस्तों,
द्रव्य, इसको देखते हैं हम लोग। तो ठोस, टाइपिंग मिस्टेक, ठोस की तुलना में द्रव्य के अणु कुछ दूर दूर होते हैं, ठीक है। इनके अणुओं के बीच अंतराणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है। मतलब द्रव्य आप देखते होंगे दोस्तों, आप सिंपल सा एग्जांपल, द्रव्य जब बोले तो आप द्रव के बदले आप सिंपल सा एग्जांपल आप जल को लेंगे, ठीक है दोस्तों, जल को लेंगे। तो कुछ इनके अणु कुछ दूर दूर होते हैं, इनके बीच अंतराणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है, इनका घनत्व भी ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है दोस्तों। इनका आकार तो अनिश्चित होता है। अब जल का कोई आकार नहीं है दोस्तों, उसको आप गिलास में रखें तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका आयतन जो है दोस्तों वो निश्चित रहता है, ठीक है। द्रव का आयतन निश्चित रहता है और आकार अनिश्चित रहता है। ये दोस्तों सिंपल फार्मूले हैं। अभी हम लोग जब 9-10 में पढ़ते थे तो यही कठिन लगता था, लेकिन अभी सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे। अब गैस क्या है दोस्तों, गैस, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस, आप जैसे जल को गर्म करेंगे, ठीक है दोस्तों, जल को गर्म करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा, तो वायुमंडल में स्प्रेड करेगा। तो वो किस आकार में करेगा ये भी नहीं पता है, और किस आयतन में होगा ये भी नहीं पता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप इसको सिंपल सा देख सकते हैं दोस्तों, गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। आप गैस को देखेंगे दोस्तों तो इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच अंतराणविक बल बहुत कम होता है, ठीक है। और इनका आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं, घनत्व भी बहुत कम होता है, ठीक है। ये सिंपल फार्मूले हैं। अभी हम आगे चलेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से ले चल रहे हैं आपको, जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। लेकिन दोस्तों देखते हैं, हमको वीडियो भी थोड़ा छोटा रखना है और ज़्यादा कंटेंट भी देना है, तो इसलिए हम चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का निर्माण गैसों से होता है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिया गया है प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा का निर्माण गैसों से होता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का निर्माण गैसों से होता है, ठीक है। अब दोस्तों प्लाज्मा अभी केमिस्ट्री में ये है, लेकिन इसका जो बायोलॉजी में आप जाएंगे तो प्लाज्मा दूसरा हो जाता है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप मिक्स नहीं करेंगे, केमिस्ट्री का प्लाज्मा दूसरा है। प्लाज्मा की अवस्था तारों पर पाई जाती है। यदि किसी गैस को उच्च ताप देकर आयनीकृत कर दिया जाए तो इस आयनीकृत गैस को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल समझ लिए, कोई गैस है, अगर वो आयनीकृत है तो वो प्लाज्मा की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। प्लाज्मा की खोज 1879 में विलियम ब्रुक्स ने की थी, और प्लाज्मा को प्लाज्मा शब्द किसने दिया था, 1928 में लेग्यूर ने। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लेग्यूर, ठीक है दोस्तों, आधा ग ये लेग्यूर है, लेग्यूर ने इसको दिया था, प्लाज्मा शब्द लेग्यूर ने दिया था 1928 में, ठीक है। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, तो साथियों ये है 1924 से 1925 में वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, सत्येंद्रनाथ बोस, एक भारतीय थे और एक महान साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, वो थे। इन्होंने दोस्तों, सत्येंद्रनाथ बोस ने और आइंस्टीन ने मिलके हिग्स बोसोन नामक पार्टिकल की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। हिग्स बोसोन नामक पार्टिकल की खोज की थी। इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल यानी ईश्वरीय कण भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में इस पार्टिकल का अहम योगदान है, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में नासा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साइंटिस्ट ने ये बताया है कि प्रत्येक कण में आप जानते ही होंगे दोस्तों, प्रत्येक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक सब पाए जाते हैं। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये बताया है, मतलब सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन की जो कही हुई बातें थी उनको रिसर्च करके उन्होंने भी, नासा के वैज्ञानिक ने भी कंफर्म किया है कि प्रत्येक कण में गॉड पार्टिकल होता है, ठीक है। और मतलब
प्रत्येक कण में गॉड पार्टिकल होता है और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, जिसको ईश्वरीय कण भी बोलते हैं, इसका अहम योगदान है। अभी दोस्तों नासा के वैज्ञानिक ने बोल दिया तो सभी लोग को विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन हमारे गांव के, हमारे शहर के पंडित लोग बोलते हैं, हर चौराहे पे मिलेंगे, बोलेंगे कि प्रत्येक कण में ईश्वर है, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अभी नासा के वैज्ञानिकों ने बोल दिया है तो सब मानेंगे, ठीक है। अभी दोस्तों यही है दोस्तों हमारी भारतीय इतिहास, गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, चलिए छोड़ो, इन सब टॉपिक को छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, अभी ये जो टॉपिक है दोस्तों, इससे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, मतलब किसी भी एग्जाम में दोस्तों तो भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, भर भर के, ठीक है दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसमें क्वेश्चन क्या है कि अगर आप गैस को सीधे लिक्विड में बदलेंगे तो किस क्रिया के द्वारा बदला जाएगा, कि मतलब कौन सी क्रिया होती है कि गैस सीधा लिक्विड में बदल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संघनन, अंग्रेजी में कंडेंसेशन, ठीक है दोस्तों। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि गैस को लिक्विड में किस क्रिया के द्वारा बदला जाता है, तो ऑप्शन उसमें रहेगा संघनन, ठीक है दोस्तों। गैस को लिक्विड में बदलेंगे तो संघनन क्रिया होगी। वहीं लिक्विड को जब गैस में बदलेंगे, लिक्विड आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, जल को जब आप गैस में बदलेंगे, जल को लिक्विड मतलब द्रव को, अभी एग्जाम्पल देखें, हम जल बोल रहे हैं, जल को जब आप गर्म करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जल को गर्म करके गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे वाष्पीकरण, ठीक है, वेपोराइजेशन। वही गैस को, जब आप गैस को स्टोर करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, अब जैसे जल को गर्म कर दिया तो गैस बन गया, अब इस गैस को फिर वापस अगर आप स्टोर करते हैं किसी, मतलब किसी भी साइंटिफिक तरीके से स्टोर करते हैं, तो ये दोस्तों गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन, ठीक है। अब गैस को सॉलिड में बदलना है, ठीक है। गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड में बदल जा रहा है तो उसको बोलेंगे निक्षेपण, अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में बोलेंगे डिकम्पोजिशन। और वहीं सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जा रहा है, जैसे सॉलिड का एग्जांपल हम देते हैं इसका, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, ये दोस्तों अगर है तो इसको, मतलब इसको जब आप जलाएंगे या गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, तो मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना कौन सी क्रिया कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन, ठीक है दोस्तों, सब्लिमेंटेशन, ठीक है दोस्तों, सब्लिमेंटेशन बोलते हैं। अब वहीं सॉलिड से लिक्विड में जैसे आप सोना है उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बनेगा, ठीक है, लिक्विड बनेगा तो उसको, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, गलन यानी मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। और वहीं लिक्विड को जब सॉलिड में बदलना है, जैसे आपका जल हो गया, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, इसको हम दोस्तों, इसका सिंपल एग्जांपल देते हैं, बर्फ़ है, बर्फ़ को जब ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, गलन, मतलब मेल्टिंग, उसको जब गर्म करेंगे तभी होगा, उसको गलन बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है। तो ठोस का जल में, द्रव में कन्वर्ट होना गलन क्रिया के द्वारा होता है, वहीं लिक्विड का यानी द्रव का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, हिमीकरण। जैसे जल है उसको आप बर्फ़ में कन्वर्ट करेंगे, जल जब बर्फ़ में कन्वर्ट होगा तो किस क्रिया के द्वारा होगा, हिमीकरण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। ये दोस्तों, ये जो टॉपिक अभी हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लिखेंगे और इसको याद भी रखेंगे, ठीक है। और गैस को जब प्लाज्मा में बदलेंगे तो इसकी डिफिनीसन हमने बताया था कि जब गैस को आयनीकृत करेंगे, ठीक है, गैस को जब आयनीकृत करेंगे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं प्लाज्मा को जब डी आयनीकृत करेंगे, मतलब निआयनीकृत करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, निआयनीकृत करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ऊर्ध्वपातन के कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल जो
सप्लीमेंटेशन का एग्जांपल है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे कपूर किसका उदाहरण है, मतलब कपूर को जब गर्म करते हैं तो सीधा गैस में बनता है, तो ये किस क्रिया के द्वारा होता है, तो ऊर्ध्वपातन। आयोडीन को जब गर्म करेंगे तो किस क्रिया के द्वारा सीधे गैस में कन्वर्ट होगा, तो ऊर्ध्वपातन। फिर उसी प्रकार नेफ्थलीन है। फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और शुष्क बर्फ। फिर अमोनियम क्लोराइड है, फिर बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, ये सभी दोस्तों ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।